बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने एक होशरुबा किस्म का इंकशाफ रखते हैं, तहलका खेज भी कह सकते हैं। इंकशाफ तो पुराना है लेकिन मौजूदा हालात के अंदर वो बहुत ही इफेक्टिवली रिप्लेस करता है तमाम के तमाम चौधरी निज़ामुद्दीन के बयानिए को, 9 मई के बयानिए को, और जो सब कुछ इस वक्त एक पाकिस्तान पूरे के अंदर भौचाल खड़ा किया हुआ है, एक पाकिस्तान पूरे को कशमकश की, और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान पूरे को हैजान की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। कभी DGISPR सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी जहरीली किस्म की। तो आप ज़रा चीज़ों को अगर खोल के देखें तो ये जो इंकशाफ है, और वो भी फ़ौज के अंदर से, और वो इंकशाफ एक जनरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ और पाकिस्तान के उस वक्त के सदर और डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक को फौज ने कत्ल किया था। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कहूँगा तो बहुत गुस्सा आएगा, बगावत, गद्दारी, पता नहीं कौन कौन से टाइटल दिए जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये फौज के अपने जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती ये फरमा रहे हैं कि जनरल ज़ियाउल हक जो कि आर्मी चीफ थे, उनको फौज ने कत्ल किया। अब आप ये कहेंगे कि इस बात का इस वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब को कत्ल तो बहुत पहले किया जा चुका, 80s के अवाइल में, जो आखिरी साल थे चंद, उनके अंदर ये हुआ, तो आज इसकी क्या रेलेवेंस है, क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ज़रा जनरल रिटायर्ड फैज़ चिश्ती साहब ने कहा क्या, ये सुनिए। आपके ख्याल में जनरल ज़ियाउल हक को किसने मरवाया? आर्म फोर्सेस, आर्मी के अच्छा, जहाज फौज का, पायलट फौज के, एयरपोर्ट फौज की, और बाकी क्या रह गए? दिस इज माय आंसर। आपने सुन लिया। अब इससे ज़्यादा वाज़े तौर पर तो एक्विजिशन जो है या अक्यूज़ करना या वाज़े तौर पर जिम्मेदारी पॉइंट आउट करना मेरा नहीं ख्याल हो सकती है। और आर्मी के अगर ये जनरल हैं, फैज़ चिश्ती साहब रिटायर्ड जनरल थे उस वक्त, लेकिन ज़ाहिर है फ़ौज के जनरल रहे हुए हैं, और अगर ये कोई गलत आदमी थे तो जनरल के ओहदे तक तो नहीं पहुँच सकते थे। और फिर ये एक्विजिशंस करने के बाद, ये इल्ज़ामात लगाने के बाद ये इसी दुनिया में थे और इनसे पूछा भी जा सकता था। जैसे जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल आज किया जा रहा है, अगर इन्होंने मिलिट्री के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को कत्ल किया, तो फिर उसके बाद इनका भी कोर्ट मार्शल किया जा सकता था। नहीं किया गया, इनको बुलाकर नहीं पूछा गया, इनसे यह तक नहीं पूछा गया कि आप ये अक्यूज़ क्यों कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जनरल ज़ियाउल हक जिस जहाज़ में कत्ल हुए वो जहाज़ भी फ़ौज का, पायलट भी फ़ौज का, एयरपोर्ट्स भी फ़ौज के, मतलब कि सिक्योरिटी और हर चीज़ फ़ौज की। तो फिर आज तक हमें तो पता ना चल सका, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। वो तो अक्यूज़ कर गए, खुलेआम अक्यूज़ कर गए कि फ़ौज ने अपने आर्मी चीफ को कत्ल किया। ये जनरल फैज़ जो कि फैज़ चिश्ती जो उस वक्त रिटायर्ड थे, लेकिन ज़ाहिर है जब जनरल ज़ियाउल हक आर्मी चीफ थे तो उस वक्त वो भी सर्विंग ऑफिसर थे पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर। अब जनरल ज़ियाउल हक का जो किस्सा है पूरे का पूरा, उसको अगर आप गौर से देखें तो कह तो जनरल रिटायर्ड फैज़ चिश्ती ठीक रहे हैं कि जहाज़, पायलट, एयरपोर्ट, सिक्योरिटी सब कुछ फ़ौज की थी। तो फिर अगर उनका कत्ल किया गया तो फिर कोई ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए थी, कौम के सामने रखनी चाहिए थी उसकी फाइंडिंग्स। और अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो किसी न किसी ने लापरवाही तो की होगी, कोई सिक्योरिटी का लैप्स हुआ होगा, तो उनको सज़ा देनी चाहिए थी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें आज तक APS के जो लोग हैं, उनमें लोअर लोगों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ऊपर जो कोर कमांडर थे, जो आज भी शायद कश्मीर के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन लगाया हुआ है, जो ब्रिगेडियर थे, जो ऊपर लोग थे, उनको भी तरक्कियाँ दी गई, उनमें से कोई जिम्मेदार नहीं। फिर इसी तरीके से उसामा बिन लादेन, उनका जो सारा मामला हुआ था, उसमें भी हमें नहीं पता कि जिम्मेदार कौन था, किसकी लैब्स थी। तो ये 9 मई का तो हम देखते हैं कि 105 लोगों को सजाएं खड़का दी हमने, मिलिट्री कोर्ट्स बना दी, कोर्ट मार्शल कर दिए। हमें चाहिए था बयानिया, तो हमने जनरल फैज़ हमीद को भी उठा लिया। अब हम कायनात चचा जो है, वो कायनात टोकरी वाली जो है, उसमें जो बैठे हुए कायनात चचा है, उनसे हम मीडिया के अंदर ये खबरें भी लगवाते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के हाथ कांपते हैं, उन्हें बीमारी हो गई है, वो बहुत परेशान है। तो ये सब कुछ हम करवा रहे हैं, लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक, उनको जो जहाज़ के अंदर कत्ल किया गया था, और अब आर्मी के अपने जनरल, रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं कि ये फ़ौज ने कत्ल किया था, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? अगर 105 लोगों का मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है, कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, तो फिर उनकी एक इन्वेस्टिगेशन करके कौम के सामने क्यों नहीं रखी जा सकती? फिर पिछले ही दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये बातचीत गूंजी कि आफिया सदीकी को अमेरिका ISI ने हवाले किया था, और गालिबन वहाँ पर मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि शायद पैसों की भी उसमें वजह थी लेने की। तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उनको, उनके ऊपर इंक्वायरी फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि ये जो 105 लोग हैं जिनके मिलिट्री ट्रायल्स किए गए हैं, इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि 2 ऐसे लोग हैं जिनको मियाँ वाली के अंदर ट्राई करने की कोशिश की गई 9 मई के वाक़यात में। अदालत में लेके गए, जो सिविलियन जज थे, सिविलियन अदालत थी, उसमें केस चला। जज ने कहा कि कोई सबूत नहीं, उसने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मुकदमा बनने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद कि उनको सजा हो, तो जो अदालत थी उन्होंने डिस्चार्ज करके बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब ऐसे कि उनका इस मुकदमे में कोई लेना देना नहीं। उनको वहाँ से उठाया, मिलिट्री कोर्ट में जाके ट्राई करके उनको सजा दे दी। ये अवान साहब उनके वकील हैं, जो अब ये बता रहे हैं कि उनके 2 ऐसे लोग जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन्हें सिविलियन अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, मिलिट्री कोर्ट ने जाके सजा दे दी। इसका मतलब फिर आपके सामने ही है, और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि दुनिया की कोई अदालत भी फिर ऐसे मामला जिसमें रातों रात लोगों को उठाया हो, वहां पर 100% स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता। 105 लोगों के मुकदमा चलाए गए, 105 के 5 को जो है वो सजाएं दी गई हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पहले से डिसाइडेड था कि इनको क्या सजाएं देनी है। तो एक तो ये पहली खबर थी। अच्छा, दूसरा एक और जो मिलिट्री के टॉप जनरल्स हैं, उनका एक और प्रोजेक्ट था पिछले दिनों में, और वो प्रोजेक्ट था अपोजिशन इकट्ठी करो मिशन।
आपने वो मिशन सुना होगा, टेलीविजन पर बहुत सारे दोस्त कहते थे कि एक ही तरीका है कि पीटीआई, फजलुर रहमान साहब, जमात इस्लामी, ये सारे इकट्ठे हों और फिर मुहिम चलाएं। मैं बार बार अपने व्लॉग्स में आपको बताता था, जाहिर है मैं पार्टी ओपिनियन नहीं देता था, अपना जाती ओपिनियन आपके सामने रखता था कि ये कभी नहीं हो सकता। आग और पानी कभी नहीं मिल सकते, पेट्रोल और आग मिल सकते हैं और भड़क सकते हैं, लेकिन आग और पानी मिलेंगे तो फिर आग बुझ जाएगी। तो मैं आपको कहता था कि इनके अपने अज़ाइम हैं, फजलुर रहमान साहब जो है वो कहीं ना कहीं सौदा कर जाएंगे, कट मार जाएंगे, पीटीआई को नुकसान होगा, पीटीआई जितना करीब जाएगी उतना नुकसान उठाएगी। जमात इस्लामी के बारे में भी मैंने खुल के नहीं कहा था, लेकिन ख्यालात यही थे दबे लफ्ज़ों में, और दूसरी तमाम पार्टीज़ के बारे में भी मैं आपको यही कहता था कि किसी ने वो सख्ती बर्दाश्त नहीं करनी जो इमरान खान ने की, और अगर करनी होती तो कोई पहले खड़ा हो चुका होता ना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। आज तक तो कोई खड़ा नहीं हुआ, सभी ने सौदेबाजी की है। तो इमरान खान वाहिद है, और ये जो कहा जाता है कि पूरी अपोजिशन मिलकर करे, और यही मंजन बेचा गया टेलीविजन पर। बहुत सारे कुछ ज़हीन दोस्त हैं जिनकी बदयांती नहीं होगी, मतलब फवाद चौधरी भी ये बात कह रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ज़रूरी बदयांती में ये बात कही होगी या मिलिट्री ने उनको कहा होगा कि जाकर आप कहें। कई दफ़ा जो बड़े ज़हीन लोग होते हैं वो जब अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़हीन भी समझना शुरू करें तो तब भी वो एनालिसिस गलत कर लेते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि उनकी बदयांती शामिल हो। वो भी यही कह रहे थे, और भी बहुत सारे, कि जी ये फजलुर रहमान, पीटीआई और फलां फलां को इकट्ठा होना चाहिए। मैं आपके सामने यहाँ से बताता था कि हाँ, ये पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो ये आइडियल बात है, वाकई अगर ये इकट्ठे होकर जोर मारें तो बड़ी सारी चीज़ों के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये इकट्ठे कैसे हो सकते हैं जब हमें पता है कि फजलुर रहमान साहब ने सारी जिंदगी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की सियासत की है और उन्होंने वो किया है जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उनको कहा है। तो ऐन मौके पर फजलुर रहमान जो है वो इन्हें धोखा देकर निकल जाएंगे और पीटीआई को बेच देंगे, सियासी तौर पर कह रहा हूँ, और पीटीआई को आखिरकार नुकसान उठाना पड़ेगा। ये दोस्त तमाम उस टाइम बहुत ज़्यादा ये एजेंडा पैडल करते रहे, और ये एजेंडा ज़रूरी नहीं कि इनको पता हो, इनको फौज ने कहा हो कि आप जाकर एजेंडा पैडल करें, अनजाने में किया होगा। लेकिन हम यहाँ से आपको बता रहे थे कि फौज इसके ऊपर जो लीडरशिप है टॉप पर, जब हम फौज कहते हैं ना तो ये आपने जहन में रखना है, बार बार जहन में रखना है कि जो 3 दिन पहले हमारा भाई मेजर शहीद हुआ या उससे पहले हमारे लोग, ये वो नहीं है, ये ऊपर बैठे 3-4 जनरल्स हैं। तो ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जब मेरे मुंह से फौज का लफ्ज़ निकले तो ये जनरल आसिम मुनीर, DGISI और जो 4-5 ऊपर जनरल्स हैं, ये उनके बारे में मैं कह रहा होता हूँ। तो बहरहाल उनका एजेंडा ये था कि ये पीटीआई को इसमें शामिल किया जाए और फिर हस्बे जो भी जायका हो और जब वक्त हो पीटीआई को फिर काट दिया जाए या इनसे कटवा दिया जाए, इन अपोजिशन की जमातों से, और पीटीआई को कट इनटू साइज किया जाए, और पीटीआई के जो इस वक्त नैरेटिव है या पीटीआई की जो उड़ान है उसके ऊपर बैठाकर ये जो अपनी तो फैली पार्टियां हैं इनको भी उड़ान इनकी भरी जाए, इनका वोट बैंक थोड़ा सा बेहतर किया जाए, पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जाए, इन्हें फायदा दिया जाए। ये मैं बार बार आपको अपने व्लॉग्स में बताता रहा। अब दोनों पार्टियां जो हैं वो आश्कार होगी। पहले तो आपके सामने जमात इस्लामी की नई कार्रवाई और माजरत के साथ करतूत रखते हैं। जो हाफिज़ नईमुर रहमान है, जो उनके आजकल सरबराह है, हाफिज़ साहब ने एक तकरीर ठोकी है, एक बहुत बड़ा जलसा किया। जमात इस्लामी के पास अमूमी तौर पर इतने पैसे नहीं होते, वो जो जलसा था वो ऐसे ही लग रहा था कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी कर रही है। हम क्योंकि इस धंधे में रहे हैं, धंधे का मतलब सियासत में रहे हैं, हमें पता है कि जो पैनाफ्लेक्स लगता है, जो स्टेज बनता है, उस पर पैसे लगे हों तो वो कैसा होता है, पैसे ना लगे हों तो वो कैसा होता है। वो जो जलसे में तकरीर और वो स्टेज मैंने देखा है, उससे पता चलता है कि ये वो आप मैच देखते थे ना, तो वो कहते थे कि ये जो क्रिकेट मैच है ये फलां कंपनी के तावन से आप देख रहे हैं, तो वो लग रहा था कि ये जलसा किसी तावन से, और तावन भी मुझे चौधरी निजामुद्दीन साहब का लग रहा था। अच्छे पैसे लगे हुए थे उस स्टेज के ऊपर जिस पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब खड़े थे। आपको ऐसा ही लगेगा कि किसी यूरोपियन मुल्क की कोई पार्टी है। जो पैनाफ्लेक्स की क्वालिटी है ना, जब माल किसी और का हो तो पैनाफ्लेक्स की जो वो जो चादर होती है ना, मतलब कि जो वो शीट होती है, वो भी फिर एक्सपेंसिव वाली, उसकी फॉल भी आपको पता चलती है कि वो थिक है, मोटी है। तो पैसा लगा हुआ था किसी मोटी पार्टी का इसके पीछे, और जरूरी नहीं होता कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जेब से निकाल के या GHQ से आपको पैसे देती है, किसी कारोबारी को कह देती है कि जरा हाफिज़ साहब ने जलसा करना है, जरा लगा दें पैसे। तो लग ये रहा था, ये मेरा तज्जिया है, जाहिर है बाकी तो हाफिज़ साहब भी बता सकते हैं, मैं हतमी तौर पर तो उन्हें एक्यूज़ नहीं कर सकता, ये मैं अपना तज्जिया दे रहा हूँ। अब हाफिज़ साहब ने वहाँ पर 2 फुलझड़ियाँ छोड़ी। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो जेल में बैठा है वो तरदीद करे कि अमेरिका की तरदीद करे कि अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ देता है। अब इमरान खान ने तरदीद 14 दफ़ा गालिबन या 16 दफ़ा इसी एक साल में ट्वीट करके जेल में से तरदीद, हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो तो जेल में बैठे हैं, बाहर वाले तो सुमन रहे हैं, वो जेल में से भी 14 या 16 दफ़ा तरदीद कर चुके हैं कि इजराइल और गज़ा और ये सारे मामले के ऊपर भरपूर तरीके से कौम के जज्बात को बयान कर चुके हैं। और जब पाकिस्तान के बाहर जनरल आसिम मुनीर साहब हों या ख्वाजा आसिफ हों या शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज़ हों, इनके इलाकों में इनकी ज़ेर कमांड कहीं पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। ये जो हाफिज़ साहब को इजाज़त दी गई है, हम समझ सकते हैं क्यों इजाज़त दी गई। इससे पहले आपको पता है इन्हीं की पार्टी के साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई, जब उन्होंने फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे किए उनको और उनकी बेगम को और दूसरे लोगों को वहाँ से अरेस्ट कर लेते थे। तो अब इमरान खान क्या कुछ कहते रहे हैं ये ज़रा सुनिएगा, और ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो अमेरिका की और इसराइल की मजम्मत करें, और अमेरिका से इमरान खान इमदाद मांग रहे हैं, तहरीक इंसाफ इमदाद मांग रही है, और वो क्यों मांग रही है? अगर इमरान खान वाकई कौमी लीडर हैं तो वो अमेरिका से इमदाद क्यों मांग रहे हैं? सभी वो लफ्ज़ जो आजकल आपको ख्वाजा आसिफ कहते हुए नजर आते हैं, चौधरी निजामुद्दीन, DG ISPR भी यही बातें कह रहे थे। तो आपको पता चल गया होगा कि चाबी वाला खिलौना किसने छोड़ा है। तो माजरत के साथ बड़े एहतराम है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का, लेकिन एहतराम अपनी जगह, जो आपकी करतूतें हैं हाफिज़ साहब वो अपनी जगह। तो हाफिज़ साहब आप में चाबी भरी, बड़े हाफिज़ साहब ने, और आपने वही तोते की तरह सबक बोलना शुरू कर दिया नोइंगली कि इमरान खान से बड़ा दिलेरी के साथ इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर कोई नहीं बोला। अब मैं पहले सुना दूं इमरान खान ने क्या कहा और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। I would like to have a relationship as equals, of friendship, not as it has been before, where Pakistan has sort of been, you know, it's like Pakistan wanting aid from the US, and then as for aid, Pakistan is expected to do certain things. You know,
someone asked that, will you get this funds? I hate the idea that we would be asking for funds because aid has been one of the biggest curses for my country. What it has done is it has created the dependency syndrome. I'm afraid I don't know where this has come from. It's Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, was very clear that there has to be a just settlement of homeland of Palestine before Pakistan can recognize Israel. सुन लिया आपने। इमरान खान ने एक तो अमेरिका में कहा कि मैं बराबरी के तल्लुकात चाहता हूं। बराबरी का मतलब ये नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान बराबर हो जाएंगे, वो जाहिर है बड़ा मुल्क है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, एक इंटेग्रिटी के ऊपर दो मुल्कों के अंदर उन्होंने कहा कि हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर मुल्क चलाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के किसी पहले सरबराह ने अमेरिका में बैठ के कहा। दूसरा, इसराइल के ऊपर भी मैंने आपको सुनवा दिया उनका वाज़ेह लाइन कि कायदे-ए-आज़म इसका फैसला कर गए हैं और वो वाज़ेह तौर पर अपना बयान दे दिया। अब हाफिज़ साहब, इमरान खान ने तो अमेरिका के बारे में भी वाज़ेह पॉलिसी है कि हमें अमेरिका से कोई मदद नहीं चाहिए कि ट्रंप साहब हमें छुड़वाएं। ये मैं हर अपने व्लॉग में कहता हूं। हमें तो उनसे सिर्फ ये चाहिए कि जो उन्होंने रजीम की सरपरस्ती की जनरल बाजवा के साथ मिलकर, और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत जो जनरल बाजवा ने गिराई और फिर जुल्म सितम उन्होंने किए और फिर जनरल आसिम मुनीर ने किए, उस पर उन्होंने टेसिट अप्रूवल दी, खामोशी रखी और उसमें उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। हम कहते हैं कि उसको वापस लिया जाए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये जो मुदाखलत थी ये खत्म की जाए और पाकिस्तानी मिलिट्री को बताया जाए कि आपके साथ वही सलूक होगा जो पूरी दुनिया के कवानीन में किसी के साथ भी होता है। आपको कोई खास रायत नहीं होगी अगर आप इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी करेंगे। अब इमरान खान का तो बयानिया मैंने दे दिया, तो हाफिज़ साहब मैं आपसे अब एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मौलाना मदूदी साहब के बाद और शायद बीच में से थोड़ी देर जो प्रोफेसर साहब आए थे कराची से, उनके बाद जो सराजुल हक साहब हों, आप हों, या उसके दरमियान में पहले काजी साहब मरहूम हों, या आप सारे लोग, आपने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की सियासत की। जहाँ एस्टैब्लिशमेंट ने जिस खोंटे के साथ आपको बांधा है आप वहाँ बन गए। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, हालांकि नाम में जमात इस्लामी है, इस्लाम के जो कवानीन हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात तो तकवा है, कुर्बानी है, जहाँ आपकी कुर्बानी की ज़रूरत थी आप पतली गली निकल गए। हमेशा आपने इक़्तिदार के लिए अपने जो असूल थे उनको बेच दिया। तो इमरान खान तो 14-16 दफ़ा भी मजम्मत कर चुके हैं, अमेरिका में बैठ के भी कर चुके हैं। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माफ़ी भी मांगे कौम से और मजम्मत भी करें अपने भी उस कंडक्ट की और अपने जो प्रीडिसेसर से, जिनके आप सक्सेसर हैं, जो आपके प्रीडिसेसर से, उनकी भी आप उनके किए हुए कामों की भी आप माफ़ी मांगें। और उन्होंने भी ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सब कुछ किया है और पाकिस्तानी आवाम को बार बार धोखा दिया, वरना मज़हब के ऊपर इतनी ज़्यादा आवाम का लगाव है, वरना आपको 1% वोट भी क्यों नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर अगर वाकई आपने। और इसकी वजह ये नहीं कि आवाम बुरी है, आवाम को समझ दी, आवाम को शऊर है, आवाम आपकी मुनाफिकत की वजह से आपसे दूर जाती है। वैसे पेपर के ऊपर तो आपका एजेंडा बहुत अच्छा है, बड़ा इस्लामी है, बड़ा इंसाफ पसंद है, बड़ा क्लीन है, आपकी पार्टी की जो ओवरऑल तंजीम है वो भी बहुत अच्छी है, लोग भी पार्टी के अंदर बहुत बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ऊपर जो बैठे हुए लीडरशिप आपकी होती है, वो जब इक़्तिदार की और असूलों की बात आती है तो आप सौदेबाजी करके इक़्तिदार की तरफ निकल जाते हो। जमात इस्लामी ने तो ये कर दिया आज, और उसके साथ साथ फजल रहमान साहब ने भी बेच दिया काम। उन्होंने वो जो मदारस का बिल था वो उन्होंने साइन करवा लिया और उन्होंने भी सौदेबाजी कर ली और वो भी पतली गली निकल गए। तो ये जो वो अपोजिशन इकट्ठी करो मुहिम था वो आज उसका दरन तख्ता हो गया और आपके सामने हमने तफसील से रख दिया कि उसका मामला क्या था। अच्छा जी, अगली खबर जो क्विकली आपके सामने रखेंगे वो है कि बिलावल जरदारी साहब भी अब पर तोल रहे हैं, नए बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बयान ठोका है कि अमेरिका जो है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के पीछे है और हम सॉवरन कंट्री है और अपने फैसले खुद करेंगे। और साथ वो ये भी बयान दे रहे हैं कि शार्क मछली हमेशा पाकिस्तानी इंटरनेट को ही क्यों काटती है। तो आप समझते होंगे कि बिलावल साहब जो है वो एकदम से इनकलाबी कैसे हो रहे हैं। दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी ने टीवी पे आके कहा है कि सारे गंदे काम इन्होंने हमारे साथ मिलकर किए हैं, 26वीं तरमीम, जजेस के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, तो ये धुले हुए नहीं है, ये हमारी तरह के गंदे। तो एक तो बिलावल साहब को पता चल गया कि नून लीग को काट दिया है अगलों ने और शायद इनकी बारी आए को कौमी हुकूमत बने, तो अभी से वो अपने आप को डीअटैच कर रहे हैं। एक बात, अपना वोट बैंक किसी तरीके से नौजवानों में ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी, आपके अक्सर ज़हन में ये ख्याल आता है कि ये लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, वहाँ पर इखलाकियात भी देखी हैं, ये ऐसे माशरों में रहे हुए हैं, तो फिर ये लोग किस तरीके से नाइंसाफ़ी की सियासत कर लेते हैं, ये लोग किस तरीके से जुल्म की सियासत कर लेते हैं। इनकी वालदा को स्नाइपर के साथ शहीद किया गया था, ये आज स्नाइपर्स जिनको लगे उनके खिलाफ कैसे खड़े हैं। तो आपको कई दफ़ा समझ नहीं आती होगी कि यार इतनी बेहतर जगहों से पढ़े लिखे, इतना पूरी दुनिया का एक्सपोजर, तो फिर इन लोगों के दिलों के ऊपर मोहरें कौन सी लगी। ये आपको एक इंटरव्यू सुनाता हूँ और आप यहाँ सोच लीजिए कि जो लोग दूसरों के और अपने बच्चों में फ़र्क कर सकते हैं और बड़े बड़े लीडर हों। एक इमरान खान, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो शख्स ऐसा सोच सके, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान के सामने ऐसी सिचुएशन हो और वो ये करे। जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर एक्विजिशन लग रही है, कौन लगा रहा है? एक आर्टिस्ट लगा रहा है। एक बच्चों का ड्रामा है, छोटा सा ऐनक वाला जिन एक ड्रामा होता था, उसका एक फनकार बता रहा है कि पाकिस्तान के आम बच्चों को 2 दिन बाद ड्रामा दिखाया जाता था और बिलावल और बख्तावर को 2 दिन पहले स्पेशल उस ड्रामे को ले जाकर पीटीवी से दिखाया जाता था ताकि स्कूल में जाके वो बढ़ के मार सकें बच्चे कि कल स्कूटा जिन ये करेगा और फलां ये करेगा, और दूसरे बच्चे उनकी तरफ देखें कि इनको तो सब कुछ पहले ही पता है। तो दूसरे बच्चे फिर उनको यही समझेंगे कि ये तो पहुंचे हुए हैं, इनको तो ऊपर की बातें पता है। तो जब आप अपने बच्चों को रेज ऐसे हालात में करेंगे कि उन्हें बताएंगे कि आप दूसरों से आला हैं और दूसरे आपके महकूम हैं, और आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के अपने और दूसरों के बच्चों में, बहुत सारे लोगों को ये आम सी बात लग रही होगी कि ड्रामा ही दिखा दिया ना पहले। ये आम सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अगर आपके पास शऊर है। अगर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है उन्होंने वाकई ये हरकत की है जो एक्यूज़ किया जा रहा है, तो फिर वो बिल्कुल
बिल्कुल भी एक बड़े बाप की बड़ी बेटी नहीं थी। उन्होंने जो किया है वो माजरत के साथ बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि वो छोटी हरकत थी कि आप अपने और दूसरों के बच्चों में इतना फ़र्क करेंगे, अपने बच्चों को 2 दिन पहले सरकारी हैसियत होने की वजह से ड्रामा दिखाएं। ये सुनिए वो आर्टिस्ट क्या कह रहा है। इंतजार में आते हैं, सब भूल जाते हैं। ये हमारा जो ड्रामा था 2 दिन पहले बिलावल हो जाता था, मुख्तावर और बितावल हमें 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग मुकम्मल करता था पीटीवी। 1 दिन पहले उनके बच्चे देखते थे बिलावल वगैरह कि जी वो प्राइम मिनिस्टर साहबा के बच्चे हैं, बेनजीर साहबा के। अगले दिन स्कूल में बताते थे कि कल हमून जादूगर ये करेगा, कल जकोटा ये करेगा। वो कह सकते थे। आपके हमारे बच्चे 1 दिन बाद में देखते थे। उन्होंने बड़ा दावे किया था ड्रामा कंटिन्यू करेंगे। अब बरसों इक़दार है उनके वाले। सुन लिया आपने। यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा कि इसके ऊपर मैं कोई तज्जिया करूं, क्योंकि बहुत दिल खराब हुआ कि मैं कम से कम बेनज़ीर साहबा के और चलें जो भी उन्होंने कॉन्डोलीज़ा राइस, एनआरओ, मुशर्रफ जो भी डीलिंग की, करप्शन के इल्ज़ाम जो भी लगे उनके ऊपर, उसको छोड़ दें। लेकिन ये तो एक सरासर सीधी सीधी बात जो है उससे आपको समझ आती है। अच्छा जी, अब्दुल बासित पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं हिंदुस्तान में, एक अच्छे डिप्लोमेट है। उन्होंने अब ये कहा है कि ट्रंप जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हमारी वही सेठी साहब वाली बात कि हमारी स्टैब्लिशमेंट समझ रही थी कि सदर ट्रंप हार जाएंगे, वो जीत गए हैं, और अब रिचर्ड जो कुछ भी कर रहा है वो ट्रंप की मर्जी के बगैर नहीं कर रहा, और जैसे ही ट्रंप आ जाएंगे तो रिचर्ड और भी ज्यादा परेशानी का बायस बन जाएंगे हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए। और उन्होंने अगली बात ये कही कि हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है वो ये की है कि उन्होंने जो अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में, मैं कहूँगा ओवरसीज में, उनके साथ डायरेक्ट दुश्मनी मोल ले ली है। उनको ह्यूमिलिएट किया है, उनको हरास करने की कोशिश की है, उन्हें गद्दार कहा है, उन्हें पता नहीं कौन कौन से नाम। वज़ीर दिफा कहता है कि ये लोग यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने आते हैं और मुर्दे दफन करने आते हैं, इनका और यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। ऐसे बेहुदा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और वो अब दू बदू एक लड़ाई की कैफियत में है चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ। तो उन्होंने कहा कि इन्हें एक शदीद किस्म का नुकसान पहुँचना जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि कुछ मुखालिफ ऐसे होते हैं वो आपको कब्र तक छोड़ के आते हैं। जियो टीवी ने यह सच कर दिखाया। जब जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, बंदयाल साहब वगैरह अदालत में थे तो जियो टीवी भरपूर तरीके से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा रन करता था। उनकी करैक्टर असैसिनेशन या अदालती असैसिनेशन उनकी जो है वो करने की दिन रात कोशिश करता था। अब मुखालफत में जियो टीवी इतना आगे चला गया कि गालिबन कोई जस्टिस इजाजुल हसन वफात पाई लाहौर में, और जियो ने जानबूझ के या गलती से शायद जस्टिस इजाजुल एहसन की वफात की जो है वो खबर चला दी। तो वो चीज़ साबित सच करने की कोशिश की कि हम जिसके मुखालिफ होते हैं उसे कब्र तक छोड़ के आते हैं, भले अभी उसके कब्र पे जाने की दिन हो या ना हो। बहरहाल जियो टीवी ने यह हरकत की। बाद में जस्टिस इजाजुल एहसन की फैमिली ने तरदीद की और बताया कि वो जिंदा है। बहरहाल जियो टीवी ने एक और फेक खबर देने का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखा है। खबरें और भी थी लेकिन वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। उनको पंजाबी व्लॉग में कवर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।